दोस्तों, मैं आज अपने चर्चित सीरीज द इफेक्ट ऑफ पैंडेमिक्स ऑन वर्ल्ड लिटरेचर के 18वें एपिसोड को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस एपिसोड में मैं 3 उपन्यासों, 1 कहानी और 4 नॉन फिक्शन किताबों के बारे में जिक्र करूंगा। पहला जो उपन्यास है उसका नाम है द पेस्ट हाउस, जिसे जिम क्रेस ने लिखा है। जिम क्रेस जो हैं वो इंग्लिश राइटर हैं और नॉवेलिस्ट हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1946 में हुआ था। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं क्वारंटीन और हार्वेस्ट। पेस्ट हाउस भी इनका एक चर्चित उपन्यास है। इन्हें व्हाइट बोर्ड नॉवेल ऑफ 1998 का पुरस्कार मिल चुका है। इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2015 में, जेम्स स्टेट ब्लैक मेमोरियल प्राइज 2013 में, और इनको 2013 में ही बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था। द पेस्ट हाउस उपन्यास जो है वो 2007 में प्रकाशित हुआ था। जिम क्रेस मौलिकता के ऐसे लेखक हैं जो अपनी भाषाई जादू से पाठकों को बड़ी आसानी से अपनी कल्पना यानी कि कथ्य की दुनिया में ले जाते हैं और बांध कर रख देते हैं। द पेस्ट हाउस में वे एक ऐसे अमेरिका की कल्पना करते हैं जहां एक उजड़े और नष्ट हुए समय में एक पुरुष और एक स्त्री विचित्र परिस्थितियों में मिलते हैं। वे एक दूसरे में अपनी ताकत पाते हैं और पाते हैं कि एक दूसरे के लिए अप्रत्याशित, अनपेक्षित प्यार है उनके अंदर। किसी समय धरती का सबसे खुशहाल और समृद्ध स्थान अमेरिका आज तबाह हो चुका है। ये उपन्यास का प्लॉट है जहां से उपन्यास शुरू होता है। कानून व्यवस्था समाप्त हो गई है और अब वहां कुछ ही लोग बचे हैं और धरती का हिस्सा लगभग बर्बाद हो चुका है। मशीनें और कंप्यूटर्स ने काम करना बंद कर दिया है, मतलब वो बेकार हो चुकी हैं। सरकार कोलैप्स कर गई है, खेती बर्बाद हो गई है क्योंकि मिट्टी टॉक्सिन से कंटामिनेटेड हो गई है। पूरे देश में बचे कुछ लोग अपना सामान वगैरह लेकर पूर्व दिशा में यूरोप की तरफ पानी के जहाज द्वारा माइग्रेट कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि शायद वहां कुछ सुकून मिल सके। फ्रैंकलिन लोपेज और उसका भाई जैक्सन भी इस पानी के जहाज को पकड़ना चाहते हैं, पर जहाज तक पहुंचने से पहले फ्रैंकलिन के घुटने में इन्फ्लेमेशन हो जाने के कारण वो जहाज तक नहीं पहुंच पाता है और एक जंगल में शरण ले लेता है। वहां कुछ दिनों के बाद भटकते हुए उसे सुनसान इलाके में एक आइसोलेटेड स्टोन बिल्डिंग मिलती है जहां उसे एक महिला मिलती है जो एक खतरनाक जानलेवा इन्फेक्शन से ग्रस्त है और उस पेस्ट हाउस में अकेली रहकर अपने ठीक होने के लिए जद्दोजहद कर रही है। जल्दी ही उनमें एक बॉन्डिंग हो जाती है। वे उजड़े और बर्बाद हुए अमेरिका में अपने लिए जगह बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें लुटेरे बदमाश मिलते हैं जो लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। उन्हें धार्मिक शरण स्थलियां मिलती हैं जहां धार्मिक ठेकेदार शरण देने के नाम पर गलत सलत और विचित्र मांग करते हैं। इन तमाम परेशानियों को एक दूसरे के विश्वास और ताकत के चलते फ्रैंकलिन और मार्गरेट पार करते हैं। उनके बीच प्यार और विश्वास का एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसकी उष्णता को उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस किया था। ये उपन्यास महामारी के बारे में तो बात करता ही है, पर जिंदगी के बारे में, प्यार के बारे में, उम्मीदों के बारे में, आशाओं के बारे में भी बात करता है। एक बेहतरीन नावल है, इसे जरूर पढ़ा जाना चाहिए। दूसरा जो है वो एक लंबी कहानी है
इसका नाम है द मास्क ऑफ द रेड डेथ, जिसे कि एडगर एलन पो ने लिखा है। ये एडगर एलन पो अमेरिकन राइटर हैं, पोएट हैं, एडिटर हैं और लिटरेरी क्रिटिक हैं। ये जो कहानी पहले छपी थी, इसका नाम था द मास्क ऑफ रेड डेथ ऑफ फैंटेसी, लेकिन बाद में इसे 1842 में पब्लिश किया गया, जो कि एक कहानी है पर थोड़ी लंबी कहानी है। ये काल्पनिक देश की कहानी है जहां रेड डेथ नामक यानी प्लेग नामक एक बीमारी पूरी तरह फैली हुई है और देश को बर्बाद और तबाह कर रही है, और पीड़ितों को देखते ही देखते मौत का कारण बन जाती है, यानी कि लोग बाग बड़ी तेजी से मरने लगते हैं उस बीमारी के चलते। लोग डरे हुए और भयाक्रांत हैं, पर उस देश के राजा का बेटा यानी कि राजकुमार प्रोस्परो खुश, बिना डर के आशावान है। वह रेड डेथ यानी प्लेग से बचने के लिए अपने महल के फाटकों को बंद करने का फैसला करता है ताकि प्लेग उस महल में घुस न सके। महल में महिलाओं और अन्य मेहमानों, कर्मचारियों सहित 1000 लोग रहते हैं। उसे पूरा विश्वास है कि यह रेड डेथ उसके महल में किसी भी हालत में नहीं घुस पाएगा। कई महीनों बाद वो एक फैंसी बॉल कार्यक्रम यानी एक उत्सव का आयोजन करता है। इस उत्सव के लिए वह महल के कमरों को एकल रंगों में सजाता है। पूर्वी कमरों को नीले रंग में, जिसकी खिड़कियां भी नीली हैं। अगले कमरे बैंगनी रंग में, हरे रंग में, नारंगी, लाल और सफेद रंग में रंगवाए जाते हैं। 7वां कमरा काला रंगा जाता है, जिसकी खिड़कियां लाल होती हैं। इस कमरे में एक आबनूस की घड़ी है जो हर घंटे इतनी कर्कश आवाज में बजती है कि हर कोई उस कर्कश आवाज को सुन करके डर जाता है और बोलना बंद कर देता है। यहां तक कि ऑर्केस्ट्रा भी जो चल रहा होता है उस कमरे में, वो भी बंद हो जाता है। हालांकि कमरे इतने सुंदर और अजीब होते हैं कि वे सपनों से भरे हुए लगते हैं, पर अधिकांश मेहमान अंतिम काले और लाल कमरों में जाने से डरते हैं, क्योंकि उसमें घड़ी और उसके बजने का अशुभ माहौल दोनों शामिल होता है। एक दिन रात को उस महल में एक नया मेहमान दिखाई देता है, जिसने अपेक्षाकृत अधिक भड़कीले कपड़े पहन रखे हैं। उसका मुखौटा जो है वो लाश की तरह है। उसके वस्त्र अंतिम संस्कार में प्रयुक्त होने वाले कफन की तरह लगते हैं। उसके चेहरे से रक्त के सूखे धब्बों से पता चलता है कि वह रेड डेथ का शिकार है। राजकुमार प्रोस्पेरो को उस आदमी को देखते ही क्रोध आ जाता है कि ऐसा डरावना और घिनौना आदमी उसकी पार्टी में कैसे घुस आया है। अन्य लोग उससे डरते हैं, पर उस आदमी को किसी भी कमरे में जाने से रोकना चाहते हैं, पर तमाम कोशिशों के बाद भी रोक नहीं पाते। राजकुमार अंततः उस नए अजनबी आदमी को काले और लाल कमरे में पकड़ लेता है, और जैसे ही वह उस शख्स का सामना करता है, प्रोस्पेरो मर जाता है। जब दूसरे लोग उस डरावने व्यक्ति पर हमला करने के लिए कमरे में प्रवेश करते हैं, तो पाते हैं कि वहां पोशाक के नीचे कोई नहीं है। ये देखकर सभी भयभीत होकर मर जाते हैं। इससे पता चलता है कि रेड डेथ ने तमाम चाक चौबंदियों के बावजूद महल में प्रवेश कर लिया है। मतलब यह कि अंधेरा, क्षय, नकारात्मकता, डर और रेड डेथ ने अंततः विजय प्राप्त कर ली है। तीसरा जो उपन्यास है, इसका नाम है अर्थ एबाइट्स। इसे जॉर्ज आर स्टीवर्ट ने लिखा है, जो अमेरिकन हिस्टोरियन है, नॉवेलिस्ट
हैं और इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। ये साइंस फिक्शन भी लिखते हैं। ये उपन्यास 1949 में पब्लिश हुआ था एंड वाज विनर ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड इन 1995। ये एक अमेरिकन पोस्ट एपोक्लिप्टिक यानी विनाश के बाद का साइंस फिक्शन नॉवेल है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक विनाशकारी बीमारी ने दुनिया के हर हिस्से को बर्बाद और तबाह कर दिया है। इसने लगभग संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर दिया है। एक आदमी जो अपनी विचित्र प्रतिरोधक क्षमता के कारण उस महामारी से बच जाता है, जो बाद में मानव रहित दुनिया का अनुभव करने के लिए बाहर निकलता है, वो पाता है कि अब तक वो जो कुछ भी जानता और जिसके लिए वो भयभीत रहता था, वह सब कुछ उससे ज्यादा कहीं अधिक आश्चर्यजनक और भयानक है। वह जिस बातों से आशान्वित हुआ करता था, वो पाता है कि उनमें आशा की किरण उसकी उम्मीद से ज्यादा है। इस उपन्यास का नायक भूविज्ञानी ईश विलियम्स है। ईश एक संरक्षित पर्वत स्थान पर अपनी ग्रेजुएशन की थीसिस पर काम करने के सिलसिले में जाता है, जहां उसे एक रैट स्नेक काट लेता है। वो बीमार पड़ जाता है और एक जगह शरण लेता है जहां उसे मिजल्स जैसे फफोले उसके शरीर पर उभर आते हैं। उसे जब होश आता है तो वो पाता है कि जहां उसने शरण लिया हुआ था, वहां के लोग उससे डरकर भाग गए हैं। वो वहां से बाहर आता है तो पाता है कि प्लेग जैसी महामारी ने मानव सभ्यता का खात्मा कर दिया है। उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं, एक जोड़ा जिसने अपनी पवित्रता खो दी है, एक लड़की जो उसे देखते ही डर कर भाग जाती है, एक कुत्ता जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो उसका नाम प्रिंसेस रखता है। उसे एक महिला भी मिलती है जिसका नाम एम है। वह उससे संभोग करता है, फिर शादी कर लेता है। उनके बच्चे होते हैं। वे दोनों मिलकर उनकी परवरिश करते हैं और एक छोटा समुदाय बनाने में जुट जाते हैं। ईश पहले तो शिक्षा को जीवित रखने की कोशिश करता है, पर प्रकृति की ताकतें धीरे धीरे पुस्तकालयों को नष्ट कर देती हैं। टाइफाइड नामक एक बीमारी अधिकांश समुदाय के साथ उसके एक प्यारे बेटे को भी मार देती है। वो बेटा पढ़ने में तेज था और उसके पास अतीत के ज्ञान को संरक्षित करने की रुचि थी। समय बीतता रहता है। एक दिन वो अचानक ही पाता है कि एम का लाइट स्किन है, जो कि एफ्रो अमेरिकन जातियों में पाया जाता है। यानी कि एम जो है वो एफ्रो अमेरिकन है। वो इतना अप्रासंगिक था कि ईश ने पहले इस पर कभी गौर ही नहीं किया था। अंत में दिखाया जाता है कि ईश बूढ़ा हो गया है और अपने पोते में से एक जैक से बात करता है। वो उसे बताता है कि कैसे उसने और एम ने मानव सभ्यता को फिर से शुरू किया। ईश ने अपना अधिकांश बुजुर्ग जीवन एक कोहरे में बिताया है और आज की जो दुनिया है उससे वो पूरी तरह से अनजान है। वो बताता है कि कैसे वो अपने समाज को बुनियादी शिक्षा और कौशल से लैस करता है, जैसे धनुष और तीर बनाना। ये वो अतीत की बात बताता है। मक्का उगाना। ईश बैठकों में भाग लेता है। उसके पास पहाड़ों में मिला एक पुराना हथौड़ा है जो उसकी स्थिति का प्रतीक है। यद्यपि उसे सम्मान दिया जाता है, पर उसके कई विचारों को युवा वर्ग द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है। वह युवा पीढ़ी प्रकृति के ज्यादा करीब तो है, पर आधुनिक तकनीक और विज्ञान से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ है।
उसका पोता जैक बताता है कि धनुष और तीर अब बंदूक की तुलना में अधिक विश्वसनीय हो गए हैं। कारतूस अक्सर काम नहीं करते। जैक यह भी बताता है कि विभिन्न प्रकार के शिकार के लिए विभिन्न रंगों के तीरों की जरूरत पड़ती है। ईश उसके इस विश्वास को अंधविश्वास समझता है, पर वो ये भी जानता है कि उसको चुनौती देना फिलहाल निरर्थक होगा। ईश समझ जाता है कि पूर्व सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई है और इतनी आसानी और शीघ्रता से इसका पुनर्निर्माण अब नहीं किया जा सकता। भलाई इसी में है कि बदली हुई सभ्यता और परिस्थितियों से सामंजस्य बैठा लिया जाए। तीसरा जो उपन्यास है जिसका नाम है द प्लेग टाइम्स, जो कि लुइस वेल्स ने लिखा है। ये इंग्लिश बॉर्न ऑथर हैं, छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं और साइकोलॉजिकल थ्रिलर लिखते हैं। उनका ये उपन्यास एक ट्रायोलॉजी है जिसके 3 पार्ट्स हैं। द लवली वे टू बर्न, जो 2014 में प्रकाशित हुआ। डेथ इज अ वेलकम गेस्ट, ये 2015 में। नो डोमिनियन 2017 में। एक फ्लू जैसी महामारी दुनिया को तबाह कर देती है और बचे हुए लोगों को अराजकता में डाल देती है। अपने इस ट्रायोलॉजी में लुइस वेल्स ने इस तरह की धुंधली भविष्यवाणियों को नकारा है कि ऐसे विषयों पर काम करने की संभावना नहीं है। यानी कि लोग कहते हैं कि ऐसे विषयों पर सफलतापूर्वक लिखा नहीं जा सकता। वो लिख करके ये दिखाते हैं। और आखिर में जो 4 नॉन फिक्शन जिनका मैंने बारे में जिक्र किया था, उनमें से एक है एपिडेमिक्स एंड सोसाइटी फ्रॉम द ब्लैक डेथ टू द प्रेजेंट। इसे फ्रैंक एम स्नोडेन ने लिखा है। फ्रैंक एम स्नोडेन एक मल्टी डिसिप्लिनरी एंड कंपैरेटिव इन्वेस्टिगेटिंग व्यक्ति हैं, जो कि मेजर एपिडेमिक्स पर उन्होंने बहुत खोज किया है। ये किताब जो है वो 2019 में छपी है। इस पुस्तक में स्नोडेन ने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की है कि इन्फेक्शंस जो हैं, उनके जो आउटब्रेक होते हैं वो सोसाइटी को कैसे शेप करते हैं। जैसे कि इनका मेडिकल साइंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, पब्लिक हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्ट, साहित्य, गरीबी, धर्म और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री और वारफेयर पर इसका क्या असर होता है। उन्होंने ब्लैक डेथ, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, टीबी के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हाल के एपिडेमिक जैसे HIV, एड्स, सार्स और इबोला के फॉलोआउट्स की भी अच्छी तरह से जांच पड़ताल की है। अगली किताब है स्पिल ओवर, एनिमल इन्फेक्शंस एंड नेक्स्ट ह्यूमन पैंडेमिक, जिसे डेविड क्वामेन ने लिखा हुआ है, जो कि नेचर राइटर हैं एंड इंट्रेपिड ट्रैवलर है। ये किताब 2012 में छपी थी। इस पुस्तक में क्वामेन ने इबोला, एड्स, पैंडेमिक, इन्फ्लुएंजा एंड नेक्स्ट बिग वन NBO यानी कि आने वाली महामारियों के बारे में बहुत ही रोचक ढंग से गहराई में बताया है। लेखक बताता है कि ऐसे तमाम संक्रमण रोग हैं जो पहले जानवरों में फैलते हैं, फिर मनुष्यों में ट्रांसमिट होते हैं। इसी को स्पिल ओवर कहते हैं। ऐसी संभावना है कि अधिकांश संक्रामक स्पिल ओवर पहले जानवरों में उत्पन्न हुए और बाद में मानव में पहुंचे, जैसे इबोला, निपा, हेंड्रा, सार्स, मारबर्ग, HIV, एड्स इत्यादि। क्वेनमैन विस्तार से बताते हैं कि ये कैसे हुआ, हम इनके प्रसार को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते थे और क्या क्या हमने किया और क्या क्या नहीं किया, और आने वाले समय में कौन कौन स्पिल ओवर मानव समाज को अपनी चपेट में ले सकते हैं।
अगली किताब का नाम है वायरसेस, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रॉथी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, वायरसेस अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसे डॉर्थी एच क्रॉफोर्ड ने लिखा है, जो कि एक प्रोफेसर है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की, प्रिंसिपल है पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेडिसिन की। उन्होंने वायरसेस के ऊपर ढेर सारी किताबें लिखी हैं और ये बहुत चर्चित लेखक है। उनकी ये किताब 2011 में छपी। ये बहुत संक्षेप में हमें कई बीमारियों के उत्पन्न होने और उनके भयंकर तरीकों से संक्रमण का रूप अख्तियार करने के बारे में बताता है। ये बीमारियां हैं इबोला, जिका, मर्स यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इस पुस्तक में क्रॉफोर्ड ने यह भी देखने और दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये वायरसेस इंसानों को संक्रमित करते रहे हैं और कैसे ये वायरस आबादी को अपनी चपेट में लेते रहते हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था, यानी पहले होता था पर कम होता था। आखिरी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ पैंडेमिक्स, प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ग्लोबल आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शस डिजीज। स्टीवन टेलर ने लिखा है। ये इंग्लिश राइटर हैं, रिसर्चर हैं साइकोलॉजी में। ये किताब 2019 में छपी है। स्टीवन टेलर अपनी इस पुस्तक में बताते हैं कि कैसे कि एक वैक्सीनेशन और व्यवहार, वैक्सीनेशन और व्यवहार दो ऐसे मुख्य उपाय हैं जो इन्फेक्शस डिजीज को फैलने से रोकते हैं, पर मनोवैज्ञानिक कारणों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। वैक्सीन पर तो ध्यान दिया जाता है, पर मनोवैज्ञानिक कारणों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। ये पुस्तक बताता है कि कैसे कोई महामारी हमारे सामाजिक और मानसिक स्थिति को छिन्न भिन्न कर देती है और कैसे हमारा मनोविज्ञान वैक्सीनेशन प्रोग्राम के प्रति अरुचि, उदासीनता और डर पैदा कर देता है। टेलर यह भी बताते हैं कि कैसे महामारी के चलते लॉकडाउन और खबरों के कारण डर और स्टिग्मा को मुख्य विषय मानकर सामाजिक और चिकित्सकीय स्थितियों से निपटा जा सकता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि ये देखने में आ रहा है आज के समय में कि महामारियां किस तरह से लोगों के मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, उनको स्ट्रेस में डालती हैं, उनको अवसाद में ले जाती हैं, उनके अंदर डर और भय पैदा करती हैं। अगर इस पर काम किया जाए कायदे से तो महामारियों के प्रकोप को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। जल्दी ही मिलेंगे अपने इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद और नमस्कार।